क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम चैप्टर 11 को स्टार्ट करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कुछ उनके प्रिंसिपल और कुछ प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल जानना ये ज़रूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। सो डील्स बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद सम टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें एक लाइव ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से या तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है या उनसे कुछ ऐसे और एंजाइम्स को लिया जाता है जिससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सके जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो। अगर हम ऐसे दोबारा समझाऊं तो बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ कर कर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ ऐसे एंजाइम्स को निकालते हैं और उनसे कुछ ऐसा बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए या जो जनरेशन है, हमारी जो लाइफ फॉर्म है, उनके लिए वो हेल्पफुल हो सके। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है उन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इन द सेंस, जैसे हमने अभी प्रीवियस हमने माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ा जहाँ पे हमने देखा कि जो मेकिंग ऑफ कर्ड है या ब्रेड, वाइन, ये सारी चीज़ें जो भी हमने आप देखी जो कि माइक्रोब्स की वजह से हो पाती हैं या फिर माइक्रोब मीडियम में जो भी प्रोसेसेस होती हैं उन्हें हम एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट कह सकते हैं। बिकॉज बेसिकली वहाँ पर भी जो वर्क कर रहा है, जो माइक्रोब्स है जो वर्क कर रहा है, वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिससे बहुत सारे यूज़फुल थिंग्स बनाए जा सकते हैं। चाहे वो ब्रेड फॉर्मेशन हो, वाइन फॉर्मेशन हो या कर्ड फॉर्मेशन हो, वहाँ पर माइक्रोब्स ही है जो चेंजेस लाता है कुछ ऐसी टेक्निक्स के थ्रू जिसमें कुछ यूज़फुल थिंग्स बन सकती हैं। तो ये भी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है जो अभी तक आपने पढ़ा। लेकिन जो अभी तक हम उसे यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेंस में होता है, उसे थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, कुछ ऐसी प्रोसेसेस को बनाया जाए, कुछ ऐसी प्रोसेसेस की जाए जिससे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, मतलब जेनेटिक्स, दैट मीन्स डीएनए की बात करी जा रही है, डीएनए आरएनए। तो डीएनए जो कि जीन्स है उसमें कुछ चेंज किया जा सके, जेनेटिक्स में हम कुछ चेंज लाएं, जीन्स में मॉडिफिकेशन करें और मॉडिफिकेशन करने के बाद एक ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव करें जिससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक लार्ज स्केल में डिफरेंस आपको देखने को मिले, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हम बनाएं जिससे एक प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल्स के तौर पर जो जेनेटिक मटेरियल हैं उसमें मॉडिफिकेशन हो सके और कुछ यूज़फुल थिंग बना सके। ठीक है, जो इससे प्रीवियस हमने प्रोसेसेस दी हैं, देखी, जो अभी तक हम कर रहे हैं वो है बिल्कुल, वो भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा बेटर बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत सारी प्रोसेसेस हैं या टेक्निक्स हैं जो इंक्लूड की जाती हैं इन अ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो बेसिकली विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स बॉडी से बाहर, ऐसे फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर करवाए जाते हैं और उनके थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी पता है, जो फीमेल है या जो मेल है उससे स्पर्म को बाहर निकाल जाता है, फीमेल से ओवम को बाहर निकालते हैं, उन्हें फर्टिलाइज़ करवाते हैं और जब वो फर्टिलाइज़ हो जाता है तब उसे फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया जाता है। तो ये क्या है कि बाहर, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया गया एंड देन टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म होते हैं। तो ये क्या ऐसा है, ये जो सारी चीज़ें हैं, बाहर निकालना बॉडी से एंड देन उसके बाद बॉडी से बाहर जो हमारा स्पर्म एंड ओवम है उसको फर्टिलाइज़ करवाना, तो ये सारी चीज़ें कहते हैं बायोटेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो बहुत बड़ी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म होते हैं। तो ये एक बहुत लार्ज स्केल पे हमने कोई चीज़ की। तो वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रोसेस की जाए जिससे एक लार्ज स्केल में चेंजेस आ सकें।
ऑल्सो टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ साथ सिंथेसिस ऑफ जीन्स एंड यूज इट, न्यू जीन्स को बनाया जा सके और उन्हें यूज़ किया जा सके। डेवलपिंग ऑफ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन क्या होती है, जैसे अभी प्रीवियस आपने पढ़ा कि अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उनके लिए वैक्सीन, जो डिजीज़ेज होती है उनके लिए हम वैक्सीन बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स हों। बेसिकली जो डीएनए वैक्सीन्स होती हैं उनसे जीन्स में या जेनेटिक लेवल पर हम उनकी जीन्स लेवल पे कोई चेंज कर सकें और उन्हें चेंज करने के बाद कुछ ऐसी इम्यूनिटी बनाए या फिर ऐसे एंटीजन बनाए जो कि उसकी डायरेक्ट जीन्स से ही अटैच हो, जीन्स में इसमें ही इतनी इम्यूनिटी हो कि वो बॉडी को क्या कर सके, इम्यूनिटी दे सके। तो ऐसी कुछ प्रोसेस हम वहाँ पे बना सके। ऑल्सो द करेक्शन ऑफ अ डिफेक्टेड जीन, जैसे हमें डिफेक्टिव कोई जीन है या फिर कुछ जब आपने देखा कि प्रोसेस होती है डीएनए से आरएनए बनना, बहुत सारी प्रोसेस है, तो उसमें कभी कभी चांस होता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कुछ गलत होने की। तो अगर वो हो भी गया हो तो उसे हम करेक्ट कर सकें, ठीक कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं जो एक बिग आस्पेक्ट दिखाती हैं बायोटेक्नोलॉजी का। एंड इस सारे बिग आस्पेक्ट में बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो की जाती हैं जिससे बायोटेक्नोलॉजी को और बेहतर वे से यूज़ किया जा सकता है। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB ने इस बायोटेक्नोलॉजी को एक नए तरीके से एक्सप्लेन किया है, डिफ़ाइन किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक्चुअली अ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इनकम्पेस ऑफ बोथ ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू। दैट मीन्स इनका कहना ये है कि ट्रेडिशनल व्यू मतलब जिस तरीके से अभी तक बायोटेक्नोलॉजी को लिया गया या फिर अभी जिन चीज़ों के बारे में अभी और सोचा जा रहा है कि और कैसी टेक्निक्स हो सकती हैं, तो एक्चुअली में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इन दोनों का ही एक इनप्रेव से, दैट मीन्स इन दोनों की ही कुछ मिली हुई चीज़ें हैं, दोनों का ही यूज़ करते हुए हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें हम जो ट्रेडिशनल व्यू है उनको भी यूज़ कर सकते हैं और मॉडर्न जो मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो जो कि उन्होंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया है, द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, कुछ नेचुरल साइंस या ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंटीग्रेट किया जाए किसमें, सेल और उनके देयर पार्ट्स में, उनके कुछ अदर पार्ट्स में, सेल्स में उनके कुछ अदर पार्ट्स में, और एक ऐसा मॉलिक्यूलर एनालॉगस बनाए एक ऐसा मॉलिक्यूलर एनालॉगस बनाया जाए जिससे जो हमारी लाइफ है या ऑर्गेनिज्म है उसका और ज़्यादा सर्विस किया जा सके, उसे और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो ये जो वो EBF है उनके अकॉर्डिंग है कि जो भी नेचुरल साइंस, दैट मीन्स जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है, और ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा मॉलिकुलर एनालॉगस, दैट मीन्स हम एक न्यू टेक्निक्स कर रहे हैं, तो मॉलिकुलर बेसिस में चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं, तो इन दोनों को यूज़ करके ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए हों। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे बताए गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को बेसिकली बर्थ दी है, जिन बायोटेक्नोलॉजी जिनकी वजह से जन्म हुआ उनका, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। फर्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले पढ़ा है हमने, जहाँ पर हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं इन केमिस्ट्री, दो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए या आरएनए, उसमें क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस पढ़ा भी अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें डीएनए आरएनए में चेंज किया जा सकता है। और जब हम डीएनए आरएनए में चेंज कर रहे हैं, इसको आफ्टर द चेंजिंग जब हम किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे जो होस्ट सेल में चेंजेस आते हैं, बिकॉज जो होस्ट सेल का डीएनए है, आरएनए है, आप उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर रहे हो और चेंज करने के बाद हम उसे जिस भी होस्ट सेल में डालते हैं तो उससे कुछ फिनोटाइपिक चेंजेस आते हैं, और फिनोटाइपिक जो होस्ट है, उस ऑर्गेनिज्म है, उसके जो फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में जो चेंज आएगा उसको पता लगाया जाता है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। दूसरा यहाँ पे जो बताया गया है अबाउट, नेक्स्ट, हम जब केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, राइट, हम केमिकल्स में कुछ प्रोसेस ऐसी कर रहे होते हैं जिससे डिज़ायरेबल माइक्रोब्स को ही हम ग्रोथ करवाएं और यूकैरियोटिक सेल्स में उनकी क्वांटिटी को लार्ज करें। दैट मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिज़ायरेबल ग्रोथ को ही ग्रो करवाया जाए, और डिज़ायरेबल जो माइक्रोब्स या डिज़ायरेबल
कैरेक्टर्स हैं उनको ग्रो करवाएं, जिसके लिए जो स्टेराइल है, मतलब जो भी जिसमें भी आप वो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिसमें भी हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनको पहले प्रॉपरली स्टेराइल बने, उसको स्टेराइल करें, मेंटेन करें उसमें स्टेरिलिटी, एंड देन उसके बाद कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेस करें जिससे हम किसी माइक्रोब्स के अंदर या किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर बाय द हेल्प ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजीज़, कुछ एंटीबॉडीज़, कुछ ऐसी वैक्सीन और कुछ ऐसे एंजाइम्स को हम बना सकें जो कि डिज़ायरेबल, मतलब जिन चीज़ों के लिए हम उन्हें बनाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर वर्क के लिए उन्हें बनाएं और यूज़ कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन्स में किस तरीके से चेंज कर कर जो होस्ट सेल है उसमें होने वाले फिनोटाइपिक चेंजेस को आप देखिए। दूसरी बात, अगर हम कुछ ऐसी प्रोसेसेस करें जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, माइक्रोब में या यूकैरियोटिक सेल्स में जो हम उन्हें डिज़ायरेबल ग्रोथ देखना चाहते हैं, सिर्फ एक टाइप की आप कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टर उसके अंदर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले जो उसे स्टर बनाए, स्टरिलिटी करें, उसमें मेंटेन करें, उसके बाद जो भी बायोटेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर कर कर कुछ प्रोडक्ट्स जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स आदि को फॉर्म किया जा सकता है, आदि ईटीसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल है, जो अभी कॉन्सेप्ट आपने देखे, जो प्रिंसिपल देखा बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो अभी जिस तरीके से हमें पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस ओवर बहुत, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा एडवांटेजफुल होता है, ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस की अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऑलवेज एक फादर से डीएनए मिलेगा, एक मदर से डीएनए मिलता है, और जब प्रोसेस होती है डीएनए का रेप्लिकेशन होना, चेंज होना, फॉर्म होना, तो उसके बीच में ऑलवेज आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। और हर बार जो एक जेनेटिक सेट बनता है या फिर कॉम्बिनेशन बनते हैं जीन्स के, उनमें थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा वेरिएशन ज़रूर होता है। इसीलिए हम, हाँ, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर उनके अंदर आएंगे, थोड़ा बहुत हैबिट एंड ऑल सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो टोटली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, अपने पेरेंट्स के टोटली आइडेंटिकल वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हर एक जीन्स में थोड़ा वेरिएशंस होता है। इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वो कैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, बट वो ह्यूमंस के बच्चे हैं तो वो ह्यूमंस होंगे, दैट्स राइट, बट वो आइडेंटिकल यानी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, बिकॉज क्यों, हर एक डीएनए में थोड़ा सा वेरिएशंस होता है। वहीं और ये जो वेरिएशन है दैट्स वेरी बेनिफिशियल, कभी कभी ये बहुत बेनिफिशियल भी है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और एज वेल एज उसकी पॉपुलेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बिकॉज यहाँ पे वेरिएशन होना ज़रूरी इसलिए है कि जैसे जैसे वेरिएशन होगा इन जीन्स में वो और ज़्यादा डेवलप होते हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे इन जीन्स के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारी सराउंडिंग्स है उसमें भी चेंज हो रहा है, तो सराउंडिंग्स में चेंज होने पर एनिमल्स या ह्यूमंस तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब उनके जो जीन्स हैं उनमें भी अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वेरिएशन होता रहे। इसीलिए वेरिएशन होना इज़ मस्ट, और बहुत धीरे ये प्रोसेस होती है, आपको एक अचानक से बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं दिखाई देगा, लेकिन यस, हर डीएनए में जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है उसमें वेरिएशन होते हैं। वहीं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरिया है, उससे बहुत सारे बैक्टीरिया अगर बने तो ये सारे जो बैक्टीरिया हैं वो इस बैक्टीरिया के बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, जो उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वही इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा। ये कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर वो बनते हैं तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको वो प्रिजर्व करके रखते हैं। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस को परमिट किया जाता है, वेरिएशंस आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, और वहीं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था पहले। हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है, हमने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा हुआ है, जहाँ पर एक
मेल प्लांट, एक फीमेल प्लांट, या फिर कोई भी 2 प्लांट आप लेते हो, उनके कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं, और जो क्रॉस आपके बाद आपको वो चीज़ें वहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में या रिसेसिव फॉर्म में दिखाई देंगी, वो सब चीज़ें हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि 2 आप डिफरेंट क्रॉप को या 2 डिफरेंट एलील्स को ले रहे हो और गैमेट्स को लेते हो, उनको फ्यूज़ करवाते हो। तो ये क्या होता है, ट्रेडिशनल जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें प्लांट को यूज़ किया जाता है या फिर कुछ एनिमल्स को ब्रीड करवाया जाता है, जिनके थ्रू उनमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को जो कि हम ग्रो करवाना चाहते हैं, उन्हें ग्रो करवाने की कोशिश की जाती है, उन्हें वहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन होता क्या है, हम एक नॉर्मल तरीका जो अपनाते हैं उसमें जो हम डिज़ायरेबल जीन्स चाहते हैं, मतलब जो हम डिज़ायरेबल जीन्स वहाँ पर लाना चाहते हैं, उनके साथ साथ कुछ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी चले जाते हैं। बिकॉज़ हम जब उनसे जीन्स को क्रॉस करवा रहे होते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज वहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का आपको जीन्स दिखाई देगा, बहुत सारे कैरेक्टर वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हम ये इसलिए है क्योंकि जो आप डिज़ायरेबल जीन्स वहाँ पर भेज रहे हो उसके साथ साथ कुछ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी वहाँ पर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ देखने को मिलती हैं। तो इन सारी जो चीज़ें भी हमने डिस्कस की रिगार्डिंग द वेरिएशंस या जो आप डिज़ायरेबल जीन्स चाहते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होंगे, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऑल्सो यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो बहुत सारी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस पे हम लिमिटेशंस रखी जाती हैं। ऑल्सो जो ये बाय दिस जो प्रोसेस यहाँ पे आपको बताई गई, सो देयर आर सो मैनी लिमिटेशंस, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो हमें अभी भी अलाउ नहीं करती, या फिर अलाउ हमें किस तरीके से जो लिमिटेशंस हैं उनके साथ हम आइसोलेट करें एक सेट ऑफ डिज़ायरेबल डीएनए को, एक जीन्स को, एक डिज़ायरेबल जीन्स को हम वहाँ पर लें और उनको विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन्स तक पहुँचाना एक टारगेट है। और ऑर्गेनिज्म में मतलब एक टारगेट हमने रखा है। इस टारगेट में एक ऑर्गेनिज्म है वो जिसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ायरेबल जीन्स को पहुँचाना है, अनडिज़ायरेबल जीन्स को नहीं पहुँचाना। तो इससे बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके ये प्रोसेस कर सकते हो, तो वो अभी हम देखेंगे। बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आप, हमें पता है कि अगर हम एक यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल देख रहे हैं कि हम डीएनए का एक पीस लेते हैं, ठीक है, एक डीएनए का हमने पीस लिया हुआ है और हम इस पीस को अब क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि जो किसी और से ग्रह हुए से आए हुए ऑर्गेनिज्म को हम एलियन कह रहे हैं, नहीं, यहाँ पे जस्ट सिंपल ये है कि एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का हमने डीएनए लिया और उसको किसी और दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम पहुँचा देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने ह्यूमन्स का जीन्स लिया, ठीक है, किसी ह्यूमन का हमने जीन्स लिया और उसको जीन्स और उसे पहुंचा देते हैं हम बैक्टीरिया में, और दोनों में क्या है, एक मल्टी सेलुलर है, एक यूनिसेलुलर है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों की लाइफस्टाइल के बीच में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट कम्युनिटी वाले 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में डीएनए को पहुंचा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक ह्यूमन का फॉर एग्जांपल एक डीएनए लिया है, उसको बैक्टीरिया सेल में पहुंचाया। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम इस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या डीएनए रेप्लिकेट होगा? तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो ये पीस ऑफ डीएनए हमने वहाँ पर डाला है वो नॉट एबल टू मल्टीप्लाई, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, और अगर अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो जो भी सेल्स हैं उसकी प्रोजनी या उनसे न्यू सेल्स नहीं बनेंगी। लेकिन अभी तक हमने क्या बोला कि एक ये ह्यूमन्स था, एक बैक्टीरिया था, इसमें हमने बाहर से एक सेल को, एक डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और जब तक ये ऐसे ही है, सिर्फ आपने विदाउट कोई ऐसी प्रोसेस नहीं की, सिर्फ उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो जेनेटिक मटेरियल का पार्ट नहीं बना है, वो एक नॉर्मल डीएनए है जो उसकी बॉडी में है, बट वो जेनेटिक मटेरियल का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन हम क्या करें, इसको हम इसे इंटीग्रेट करें, लेकिन कैसे, एक प्रॉपर जीनोम के साथ, जिस भी आप बॉडी के अंदर उसको इंटीग्रेट कर रहे हो उसे हम उसके जीनोम में जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, उसमें अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं बाय सम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, तो इस तब क्या होगा कि ये डीएनए जो हमने बाहर से इसमें इम्प्लांट किया हुआ है वो मल्टीप्लाई करेगा, ऑल्सो आगे जाके वो
इनहेरिटेंस की प्रोसेस भी करेगा, बिकॉज वो अगर उसके जेनेटिक मटेरियल का पार्ट बन जाएगा तो वो आगे जाकर जो नेक्स्ट प्रोसेस है उनको भी परफॉर्म करेगा। ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एलियन पीस है, जो बाहर से डीएनए आया हुआ है, वो अब उसके क्रोमोसोम का पार्ट हो गया। अगर क्रोमोसोम्स का वो पार्ट बन जाएगा तो ऑफकोर्स उसमें एबिलिटी आएगी कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। तो ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपने देखे, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं इन क्रोमोसोम्स में, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कैसे जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर जो एलियन पीस ऑफ डीएनए आया है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर क्या होगा, उसमें रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर और ऑल्सो जो ये मल्टीप्लिकेशन करता है, तो ये जो क्रोमोसोम्स बाहर से अभी आया है, इट्स नीड्स, इसे ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का ये पार्ट बन जाए। अगर जो ये क्रोमोसोम्स है, जो सीक्वेंसेस हैं, कौन से सीक्वेंसेस, जो भी बाहर से आए हैं, जो डीएनए का पीस आया है, वो इस स्पेसिफिक सीक्वेंस किसे हम कह रहे हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पर ओरिजिन होना स्टार्ट हो रहा है, रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो रहा है, उसका वो पार्ट बन जाए। और जैसे उसका वो पार्ट बन जाएगा, द एलियन डीएनए अगर इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अटैच हो जाता है, सो ये एलियन डीएनए रेप्लिकेट होगा, अपने आप को रेप्लिकेशन करेगा इन दूसरे अदर होस्ट, मतलब आपने किसी और होस्ट सेल के अंदर से डाल दिया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकेगा। और ये मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। और जिसकी वजह से कुछ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनेंगी बाय दिस डीएनए। जो डीएनए आपने बाहर से इम्प्लीमेंट किया है, उससे कुछ अलग डीएनए कॉपीज़ आपको बनते हुए दिखाई देंगी। बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया कि हमने दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म लिए, एक ह्यूमन का फॉर एग्जांपल डीएनए लिया और उसको हमने इंजेक्ट किया इन बैक्टीरियल सेल। अब हमने बैक्टीरियल सेल में उसको अगर डायरेक्ट इंजेक्ट किया हुआ था तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था, अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम उसे इस बैक्टीरियल के जेनेटिक मटेरियल के साथ इम्प्लांट करते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स के साथ अगर हम उसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, एक कुछ यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं जो ऑलवेज रेप्लिकेट होते हैं। तो उन सीक्वेंसेस के साथ अगर हम इस डीएनए को अटैच करवा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा। और अगर क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा तो क्रोमोसोम्स में जब रेप्लिकेशन होगा तो उनके साथ साथ इनका भी रेप्लिकेशन होने लगेगा, जिससे एक एलियन जो डीएनए यहाँ पर आया है, किसी और एनिमल्स का जो डीएनए यहाँ पर है, वो रेप्लिकेशन करेगा, होस्ट सेल में अपने नंबर को बढ़ाएगा। और जो ये प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग की प्रोसेस बोलते हैं। लेट अस नाउ फोकस। अब हमें क्या फोकस करना है, हमने क्लोनिंग समझ ली कि क्लोनिंग किस तरीके से होगी। अब हमें ये फोकस करना है कि फर्स्ट हम एक ऐसा आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएं। या एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम अगर से बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें दो जो जीन्स हैं, यानी कि जो भी दो पॉसिबल जीन्स हैं जिनके को हमें एक आपस में जोड़ना है, उनमें अंदर हम एक जीन्स को डाल दें, एक ऐसा जीन्स डाल दें जो है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑलरेडी मौजूद है। और विद द नेटिव प्लास्मिड, जो प्लास्मिड मौजूद होता है, उस प्लास्मिड के रिगार्डिंग एक इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम जीन्स की कोडिंग करवाते हैं। और बेसिकली जो लिंकेज हो सकती है, जहाँ पर वो आपस में फॉर्म जोड़कर बॉन्ड बना सकते हैं, आपस में जुड़कर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं विद देयर प्लाज्मिड, उनको स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे हम क्या में क्या किया कि ये क्या है, प्लाज्मिड्स है। फॉर एक ये बैक्टीरियल सेल है, एक ये बैक्टीरियल सेल है और एक ये दूसरी बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल का हमने क्या किया, डीएनए ले लिया, ठीक है। इस बैक्टीरियल सेल का एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर डीएनए हमने यहाँ पर ले लिया। और इस दूसरे बैक्टीरियल सेल से हमने क्या लिया, प्लास्टिड्स ले लिया। अब इस प्लास्टिड्स को ले ले, इस और डीएनए को ले ले, इन दोनों को हमने आपस में फ्यूज़ करवाया और एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। और इस
डीएनए को उनके एंड पॉइंट्स, जब जैसे आप इसको यहाँ से निकालेंगे तो हम कुछ उसे चेंज कर लेंगे थोड़ा सा बाय द बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है इसमें हम डीएनए को इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं और एक प्रॉपर न्यू डीएनए का फॉर्मेशन बन जाता है विद देयर प्लाज्मिड्स सॉरी। और इस प्लाज्मिड्स को हम किसी और डीएनए में या फिर किसी और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो यहाँ बना है किसी और बैक्टीरियल सेल्स में उन्हें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एंड देन जो नेक्स्ट प्रोसेस है उनको हम देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर की गई थी वो किया गया था सैल्मोनिया ट्राइहीम्यूरियम के अंदर किया गया था, ट्रैपेम्यूरियम के अंदर, जिसके लिए जो कुछ साइंटिस्ट थे स्लेनी क्लोनेल एंड हर्बर्ट बोयर को इन्होंने फर्स्ट ये आइसोलेट किया एक ऐसा इन 1972 में एक ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जो कि पीस ऑफ डीएनए एक प्लाज्मिड के पीस ऑफ डीएनए से उन्होंने कुछ इस तरीके के जीन्स को निकाला जिससे कि जो बॉडी है उसमें क्या हुआ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल बन गई। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से उन्होंने बेसिकली उनके प्लाज्मिड से ऐसे डीएनए को निकाला जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं एंड जब उन्हें इनकॉर्पोरेट किया तो उससे कुछ रिस्पॉन्स, जब उन्हें इनकॉर्पोरेट किया तो उनसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कॉपीज़ वहाँ पर बनी। द कटिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए की कटिंग यहाँ पर की गई, पहले तो डीएनए की कटिंग की गई और उनको आइसोलेट किया गया। जो डीएनए की कटिंग होना उसे आइसोलेट करना पॉसिबल हुआ बाय द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू हम डीएनए को किसी पीस से हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दिस कट पीस ऑफ डीएनए वॉज लिंक विद द प्लाज्मिड, और फिर उन्हें क्या कर देते हैं किसी प्लाज्मिड के साथ अटैच किया। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर जिस बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी से हम डीएनए को निकाल सकते हैं और उन्हें एक प्लाज्मिड जो आपने किसी बैक्टीरियल सेल्स या किसी सेल से निकाला हुआ है उसके साथ आप अटैच कर देते हो, और जब हम उसे अटैच कर देते हैं तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पावर रखता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है कि वो उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बहुत ईजिली, हमारी बॉडी और अदर फॉरेन ऑर्गन्स को और फॉरेन पार्टिकल्स को। और लेकिन इस तरीके की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं और हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके चीज़ें बनाई हैं वो इम्प्लांट कर सकते हैं, आगे पहुंचा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। जैसे हमने वेक्टर्स को पढ़ा है, जैसे वेक्टर्स यहाँ पे क्या, जो प्लाज्मिड है वो एज अ वेक्टर भी वर्क कर सकता है जिससे एक डीएनए को दूसरे डीएनए में पहुंचाया जा सके। जैसे मैंने अभी आपको करीब बताया कि एक प्लाज्मिड है उसमें हमने एक डीएनए का पार्ट लगा दिया, ये किसी और एनिमल्स का डीएनए था, किसी फॉर एन एग्जांपल अगर हम वही एग्जांपल वापस से ले लेते हैं कि अगर हम ह्यूमन के डीएनए को इसके अंदर पहुंचाना चाहते हैं, किसके अंदर, बैक्टीरिया सेल के, तो हम एक प्लाज्मिड लें और प्लाज्मिड में अगर इसे हम अटैच करके इसे अब भेज देंगे तो ये क्या करेगा, एक वेक्टर की तरह वर्क करेगा जो कि जो पीस ऑफ डीएनए है उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स के साथ जोड़ने का काम करेगा। हमने इसके प्रीवियस मॉस्किटो के बारे में पढ़ा है। मॉस्किटो क्या करता है, एक वेक्टर का काम करता है। जैसे कुछ डिजीज़ होती है मलेरिया या पैरासाइट, जिसमें वो बॉडी के अंदर क्या करता है, जो वायरस है उसके प्लाज्मोडियम है उसको वो पहुंचाने का काम करता है। तो सेम इसी तरीके से प्लाज्मिड भी वर्क करते हैं, एज अ वेक्टर की तरह वर्क करते हैं, जो डीएनए है, जो कि एक डीएनए है किसका, एलियन पीस है, यानी किसी और एनिमल का एक डीएनए है, उसको हम होस्ट सेल की बॉडी तक पहुंचा देते हैं। और होस्ट सेल की बॉडी में पहुंचाने के बाद हम ये कैसे करते हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है हमारी बॉडी में, जो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन्स है उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है। और ये जो हम जोड़ पा रहे, अभी जैसे मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई अभी कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक जो जीन्स लिया है, ये बेसिकली कौन सा जीन्स होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है। इस जीन्स को हमने लिया और प्लास्टिक के साथ हमने इन्हें इनकॉर्पोरेट करा दिया। तो ये जो एक्चुअली हम इसे जोड़ पा रहे हैं, हम वो जोड़ पाते हैं बाय द एंजाइम, एक लाइगेज एंजाइम है यहाँ पर। इस लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू इस डीएनए लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू हम आपस में इसे जोड़ पाते हैं। कैसे, जो हमने डीएनए का मॉलिक्यूल अभी यहाँ पर कट किया है, ठीक है, एक डीएनए
डीएनए का एक बहुत बड़ा सा डीएनए था, उस डीएनए से हमने छोटा सा मॉलिक्यूल कट किया जो कि बेसिकली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन्स है उसे हमने यहाँ पे कलेक्ट किया। उसे जब हम यहाँ पे कलेक्ट करके लाए, अब हमने क्या किया, एक प्लाज्मिड लेके आए, प्लाज्मिड को हमने यहाँ पे रखा। दोनों की एंड साइड है, एक ये इसका एंड, ये इसका एंड है, दोनों के एंड साइड को एक साथ रखा और एक एंजाइम जो कि लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम की मदद से इनको क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया, उन्हें आपस में कंबाइन कर दिया और एक न्यू डीएनए, एक न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया। अब इसके थ्रू क्या होगा कि अब जो ये न्यू कॉम्बिनेंट बना हुआ है ये पर्टिकुलरली रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन करता रहेगा और न्यू रिकॉम्बिनेंट न्यू रेप्लिकेट करेगा, न्यू डीएनए का फॉर्म करेगा और न्यू डीएनए की कॉपीज़ को फॉर्म करेगा और जिसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। व्हेन जब ये डीएनए, ये जो डीएनए यहाँ पे बनाया गया है उसको हमने इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया, जो कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एंजाइम्स हैं, जो होस्ट सेल से आए हुए जो एंजाइम्स हैं या होस्ट सेल जो डीएनए, न्यू होस्ट सेल में जो डीएनए आए वो पॉलीमराइज एंजाइम्स के साथ क्या किया, डीएनए पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, जहाँ पे सेंट्रल डॉग में पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो वो जो प्रोसेस होती हैं उनको उन्होंने करना स्टार्ट किया, रेप्लिकेट हुए और मल्टीपल्स कॉपीज़ यहाँ पर बनाई। और ये जो एबिलिटी है किसके अंदर, ये जो एबिलिटी आई कि एक एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन्स, ये जो एबिलिटी कैसे आई, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होता है इन ह्यूमंस के अंदर, जो एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो एबिलिटी हमने कहाँ पे ग्रो कर दी, इन इकोलाई बैक्टीरिया में। बिकॉज पहले बैक्टीरियाज के अंदर एंटीबायोटिक्स खाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती, लेकिन बाय दिस जेनेटिक मटेरियल और जितनी मैंने भी प्रोसेस आपको बताई जिनका यूज़ करके इस पर्टिकुलर जीन्स को हमने इनबिल्ट करवा दिया, ग्रो करवा दिया इन ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये जो प्रोसेस सारी हुई इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, जिसकी वजह से जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस पावर जनरेट हो गई। तो ये आपको यहाँ पे कुछ स्टेप बताए गए थे कि किस तरीके से आप या किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में न्यू थिंग्स या न्यू वे को सर्च किया जा सकता है। ऑल्सो यहाँ पर जो भी आपने चीज़ें पढ़ी उसमें हमने बेसिकली 3 स्टेप्स को ही बेसिकली फॉलो किया था। पहला स्टेप क्या था कि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा डीएनए हमें चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने पहले क्या बताया था कि ऐसा डीएनए चाहिए जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर हो, तो पहला यही एक हमें कैरेक्टर चाहिए जो कि हम बैक्टीरिया के अंदर लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन से डिज़ायरेबल जीन्स को लेना चाहते हैं। दूसरा, अब उस डिज़ायरेबल जीन्स को हमें पर्टिकुलर होस्ट के अंदर इंजेक्ट करवाना है। पहला तो आप वो डिज़ायरेबल जीन्स पता करना है कि कौन सा है, कौन सा आपको यूज़ करना है। आफ्टर दैट उसे उस पर्टिकुलर होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाना है। नेक्स्ट जो मेंटेनेंस है, यानी कि जो हमने डीएनए वहाँ पर अभी इंजेक्ट किया है इन अ होस्ट सेल, अब उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि वो उस बॉडी के अंदर फिट हो सके, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में जो भी दूसरी सेल है उसके अंदर वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे और ऑल्सो अपने नंबर को रेप्लिकेट करे, मल्टीप्लाई करे और नेक्स्ट प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो सके। सो ये सारी प्रोसेसेस हैं जो हमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाननी है।